तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर के आया हूँ मानव भूगोल प्रकृति और विशिष्ट क्षेत्र का पार्ट 3 लेकर के, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विकास या समय के गलियारों में मानव भूगोल। तो हम पहले बिंदु से शुरू करते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति। जैसा कि हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि मानव भूगोल में मानव को केंद्र बिंदु मान करके उसका अध्ययन किया जाता है और मानव ने कैसे इस पृथ्वी की सतह पर रहते हुए पर्यावरण का उपयोग करके अपने लिए विभिन्न प्रकार के वातावरणों का निर्माण किया, जैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण, तथा पृथ्वी के स्वरूप में बदलाव ला दिया। इस बदले हुए स्वरूप का अध्ययन करना ही मानवीय भूगोल है। जैसे मानव ने सामाजिक वातावरण बनाया, सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हम समाज, ग्रामीण या नगरीय बस्तियां या जनसंख्या संबंधी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण के अंतर्गत हम व्यापार या वाणिज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण। तो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत हम रीति रिवाज, वेशभूषा, रहन सहन, परिवहन या संचार के संसाधन आदि बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि हमारी जो कक्षा 12 की किताब है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम इन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं और इन्हीं बिंदुओं का अध्ययन हम करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर, मानव भूगोल का विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि आरंभिक जो समय था या प्राचीन काल का जो समय था, उस समय तकनीकी ना के बराबर थी। दूर संचार के जो साधन थे वो तो ना के बराबर थे। यही कारण था कि व्यक्तियों को या समाजों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं थी या ज्ञान नहीं था। यही कारण था कि इस समय जो है अंधविश्वास की भावना बड़ी प्रबल थी। जो भी सुन लिया जाता और जो भी किसी को बता दिया जाता उसके ऊपर तुरंत विश्वास कर लिया जाता। तकनीकी के अभाव के कारण समुद्री मार्गों द्वारा यात्रा करना भी बड़ा जोखिमपूर्ण माना जाता था, क्योंकि समुद्री मार्गों का ज्ञान ही नहीं था। अगर ज्ञान भी था तो समुद्री यात्रा करते समय किन बातों की सावधानियां या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो तकनीकी अभाव के कारण कहीं ना कहीं प्रकृति भी मानव जीवन को प्रभावित करती थी। जैसे पर्यावरण के भौतिक कारक थे जो मानवीय क्रियाकलापों और मानवीय जीवन को हमेशा प्रभावित करते रहते थे। भौतिक कारकों में आते हैं भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, कई प्रकार की बीमारियां। ये जितने भी बिंदु थे, भौतिक कारक जो थे, मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते थे। इसलिए मानव जो था उस समय तकनीकी के अभाव में प्रकृति से बड़ा डरता था। प्रकृति से डर करके उसके प्रतीकों की पूजा करता था, जैसे जल, वायु, अग्नि, वर्षा, सूर्य, पेड़ पौधे। ये जो सभी प्रतीक थे पर्यावरण के, इनकी पूजा देवी देवता के रूप में की जाती थी। फिर 6ठी शताब्दी की बात की जाए तो इस समय जो है हेकेटिस नामक एक विद्वान भूगोलवेत्ता आए। इन्होंने क्या किया, उस समय भूगोल संबंधी जितना भी ज्ञान था उसको एकत्रित किया, उसका अध्ययन किया और एक किताब लिखी जस पीरियड्स, जिसका हिंदी में वर्णन होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस किताब में इन्होंने भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन पर जोर दिया। यही कारण है कि इन्हें भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। फिर धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा, प्रौद्योगिकी और तकनीकी का विकास हुआ, समुद्री मार्गों द्वारा यात्राएं शुरू हो गई और उसमें वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे जो यात्री थे, इन्होंने विभिन्न देशों की या विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करनी शुरू कर दी। नए नए क्षेत्रों की खोज की और अपनी यात्रा वृत्तांत में उन क्षेत्रों की भौगोलिक दिशाएं, मानवीय क्रियाकलापों और कौन से व्यापार होते हैं, कौन से उद्योग धंधे होते हैं, उनकी जानकारी अपनी वृत्तांतों में दी, अपनी पुस्तकों में उनके बारे में लिखा। इसी में जाकर के आगे 18वीं शताब्दी में मानव भूगोल की शाखा को लाने का श्रेय फ्रेडरिक रेटजल को जाता है। ये जर्मनी के रहने वाले थे और ये वह पुरुष थे जिन्होंने एंथ्रोपोजियो नामक किताब लिखी थी। इन्होंने इस पुस्तक में मानव भूगोल के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, इसीलिए इन्हें आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। फ्रेडरिक रेटजल नियतिवादी और निश्चयवादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक थे। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की हुई है कि नियतिवाद या निश्चयवादी या पर्यावरणवादी या प्रकृतिवादी विचारधारा क्या होती है। इंग्लिश में इसको डिटर्मिनिज्म
कहा जाता है। जब पर्यावरण द्वारा अपने भौतिक कारकों द्वारा मानवीय जीवन या मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित किया जाता है और मानव डर के मारे उसकी पूजा करता है या फिर पर्यावरण के अनुरूप अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है, इसी कोई पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद, कुछ भी कह लो, सब के सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इसे कोई पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद की विचारधारा कहा जाता है। यह वह समय था जब मानव जो था गुलाम था, प्रकृति स्वामी थी और मानव अपनी सभी आवश्यकता की वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त करता था। तो इसी में एक छोटी सी विचारधारा है संभववाद की विचारधारा, कि संभववाद से क्या तात्पर्य है। क्या था कि मानव ने प्राकृतिक ज्ञान को बेहतर ढंग से समझ करके अपनी तकनीकी का विकास कर लिया था। तकनीकी का विकास करके उसने अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा लिया। यह वह समय था जब प्रकृति जो है दास बन गई थी और मनुष्य मालिक का स्थान ले चुका था और मनुष्य इस लायक बन चुका था कि वह प्राकृतिक संसाधनों का अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने लग गया था। तो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला बिंदु है समय के गलियारों में मानव भूगोल या मानव भूगोल का क्रमिक विकास, जिसमें हम अध्ययन करेंगे बिंदुवार कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ और जानेंगे कि इसमें से बोर्ड में से प्रश्न कैसे आएंगे। तो हमारा पहला बिंदु है आरंभिक उपनिवेश युग। उपनिवेश का अर्थ होता है जब कोई एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर ले। यह कब्जा किया जाना आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक हो सकता है, राजनीतिक दृष्टि से भी लाभदायक हो सकता है। ऐसे में जिस देश के ऊपर कब्जा हुआ है वो देश जो है उपनिवेश कहलाता है। तो पहला बिंदु है आरंभिक उपनिवेश युग। इस युग में खोज और विवरण के ऊपर जोर दिया गया, अर्थात कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे यात्री थे, ये नए नए देशों की और नए नए क्षेत्रों की खोज कर रहे थे और नए नए क्षेत्रों की खोज करके भूगोल के ज्ञान कोश में वृद्धि कर रहे थे। दूसरा बिंदु है उत्तर उपनिवेश युग। ये वो समय था जब उपनिवेश युग खत्म होने वाला था। इसमें जोर दिया गया था प्रादेशिक विश्लेषण के ऊपर। इसका मतलब है कि पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटना, फिर इन प्रदेशों का एकदम विस्तृत रूप से अध्ययन करना, सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए अध्ययन करना। तो ऐसे में क्या होगा, हमें पृथ्वी के सभी पक्षों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसमें अगला बिंदु आता है अंतर युद्ध अवधि, यानी 1930 के दशक का समय। यह वह समय था जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ होने वाला था और जो इस समय पूरी दुनिया उथल पुथल में फंसी हुई थी। इसी के बीच में क्षेत्रीय विभेदन के ऊपर जोर दिया गया। क्षेत्रीय विभेदन का अर्थ होता है कि जो भी प्रदेश बनाए गए थे अभी तक, उनकी आपस में तुलना करके प्रदेशों के खास गुणों की पहचान करना। इसमें अगला बिंदु आता है 1950-60 के दशक के अंत तक, यानी ये 20 वर्षों का समय था जब जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था और लगभग सभी देश गुलामी की आज़ादी से मुक्त हो गए थे। ऐसे में दो देश उभर करके आए थे सुपर शक्ति के रूप में, अमेरिका और रूस, जिनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ। तो इस समय स्थानिक संगठन का निर्माण हुआ, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन बने। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था भौगोलिक सूचनाएं एकत्रित करना, जिसको मात्रात्मक क्रांति भी कहा जाता है। तो ये सूचना इकट्ठा करने का काम जो करते थे कंप्यूटर या नई गणित विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसी समय मानचित्रों का निर्माण भी शुरू हुआ, क्योंकि ऐसे में भूगोल का अध्ययन करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अगला बिंदु आता है 1970 का दशक। ये जो दशक था बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये ऐसा समय था जब मानव के अध्ययन के ऊपर जोर दिया जा रहा था। क्योंकि अभी तक क्या था, मात्रात्मक क्रांति पर जोर दिया जा रहा था या फिर ऐसी भूगोल पढ़ी जा रही थी जिसमें मानव का कोई स्थान ही नहीं था। तो ऐसे में मानव की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, मानव के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये तीन विचारधाराएं आई थी, जो थी मानवतावादी, अमूल्यवादी, व्यवहारवादी विचारधारा, जिसमें मानवीय पक्षों को ध्यान में रख करके विचार किए गए थे। अगला बिंदु आता है 1990 का दशक, यानी उत्तर आधुनिकवाद। यह वह समय था जब मानवीय दिशाओं
को व्यक्त करने वाले वैश्विक सिद्धांतों के प्रयोग पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगने लग गए थे, क्योंकि जो वैश्विक सिद्धांत थे ये किसी स्थानीय स्थान पर ही लागू होते थे, विश्व के हर भूभाग पर लागू नहीं होते थे। क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसके विभिन्न प्रकार के भूभाग हैं। जरूरी नहीं है कि जो एक सिद्धांत एक स्थान पर लागू होता हो वो जो सिद्धांत है दूसरे स्थान पर भी लागू होता हो, क्योंकि सभी जो प्रादेशिक प्रदेश हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, इनके जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधनों में अंतर है। तो ऐसे में स्थानीय क्षेत्र की समझ या अध्ययन पर जोर दिया गया, अर्थात स्थानीय क्षेत्र की भौगोलिक दिशाओं को ध्यान में रखते हुए इन वैश्विक सिद्धांतों के नियमों में थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए ताकि भूगोल का अध्ययन आसान हो सके। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि इस सारणी में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इसमें से बड़े छोटे बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि खोज और विवरण उपागम कौन से समय को बताती है, तो आप बता दोगे आरंभिक उपनिवेश युग। या खोज या विवरण उपागम में कौन से उद्देश्य थे, नए नए क्षेत्रों की खोज करना। पूछा जा सकता है कि स्थानिक संगठन का क्या उद्देश्य था, भौगोलिक सूचना एकत्रित करना या फिर मानचित्रों का प्रयोग करना। या फिर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय विभेदन कौन से समय को बताता है, 1930 के दशक को बताता है। उत्तर आधुनिकवाद में क्या उद्देश्य थे, मानवीय दिशाओं को ध्यान में रखते हुए वैश्विक सिद्धांतों में संशोधन करना। यह पूछ सकते हैं कि उत्तर उपनिवेश युग में क्या उपागम था, प्रादेशिक विश्लेषण। या फिर पूछा जा सकता है कि पृथ्वी को प्रदेशों में बांटने का कार्य कौन से उपागम में किया गया था, प्रादेशिक विश्लेषण में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो 1 नंबर के या 2 नंबर के हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं अगला पार्ट इसी चैप्टर का लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।